हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ओम कोचिंग्स। बच्चों, आज हम क्लास 11 के अकाउंट्स करेंगे। अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी कि देखो अकाउंट्स में हर चीज की अपनी एक एबीसी है। जैसे आप जब आप नई नई क्लास में जाते हो तो एबीसी सीखते हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी अब नए सब्जेक्ट में आए हो अकाउंट्स में, तो आपको एबीसी क्या है, इसकी मतलब इसकी टर्म्स अलग से इनको बोला जाता है। जो चीज बोलते हैं उसका मतलब क्या है हर चीज का। ये थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स की टर्मिनोलॉजी, मैंने अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी लिखी है। तो ये है कौन सी ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सेल्स, एक्सपेंसेस, परचेजेस, स्टॉक, बैड डेट्स, इनकम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, और भी हैं जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन्स, बेटा देखो ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है। जब आप, पहला है ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, जब आप कोई चीज आपकी एक हमने ये मान के चलना है कि एक बिजनेस, एक शॉप है, तो शॉप के अंदर कभी भी कोई चीज आती है तो बदले में कुछ ना कुछ जाता है। तो ये एक ट्रांजेक्शन होती है कि ये एक इवेंट हैपन हुआ, ये चीज हुई, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। कुछ आया, आय को हम बोले कि डेबिट, व्हाट comes in, और क्रेडिट what goes out। मतलब ट्रांजैक्शन में कुछ भी जब भी आए तो उसको डेबिट करना है, जो जाए तो उसको क्रेडिट करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये अच्छे से कि ट्रांजैक्शन है कि एक कोई भी चीज हो, वो जब आती है तो हम बोलते हैं डेबिट, और जब जाती है तो बोलते हैं क्रेडिट, और ये इवेंट जो हैपन होता है इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एसेट्स। ये हो गया एसेट्स। एसेट्स हमारी काफी तरह की होती है। देखो एसेट्स हमारी फिक्स एसेट भी होती है। फिक्स एसेट्स जिसे हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। दूसरी होती है करंट एसेट्स। अब इनमें क्या फर्क है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में? फिक्स एसेट्स वो होती है बेटा जो 12 महीने से ज्यादा हमारे पास रहती है, जिसको हम एकदम से हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कैश में। करंट एसेट्स क्या होगी, जो 12 महीने के अंदर अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। फिक्स एसेट्स में क्या चीज आ जाएगी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो हमने फर्नीचर एक्सेट्रा बहुत सारे आएगा, फर्नीचर, फिक्सचर, टूल्स, जो चीज हमने अपने बिजनेस में हमने यूज की है, उसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने खरीदी है। फर्नीचर खरीदा कि मेरे भाई शॉप पे फर्नीचर लगा हुआ है। फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स होता है कि खाने लगाए होते हैं, और फर्नीचर नीचे चेयर्स लगाई हैं, टेबल लगाया है, जो हमने चीजें लगा के रखी है कस्टमर को बैठने के लिए, कंफर्ट देने के लिए। तो ये फिक्स एसेट्स क्या हुई, जो हमें कंफर्ट देता है। और करंट एसेट्स क्या होती हैं, जिनको हम कैश में 12 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो कैश, अगर आपके गले में कैश पड़ा हुआ है, आपके एक कैश बॉक्स है उसके अंदर कैश पड़ा है, तो वो आपका करंट एसेट हो गई। एक बैंक में पैसे पड़े हैं आपके, वो आपके कैश कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, वो हो गया। उसके बाद आ जाता है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, वैसे तो हमने अभी ये टर्म्स करनी है यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। डेटर्स होते हैं जो हमने किसी को उधार बेचा और उससे पैसे वापस लेने हैं, उनको बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, इस तरह की और भी चीजें हो जाएंगी जो हम 12 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। और फिक्स एसेट्स जो होती है जो हमारे कंफर्ट्स के लिए होती है, लाइक लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी जिसमें मैं बिजनेस चला रही हूँ, तो उनको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। जो 12 महीने के, अगर हम बेचना भी चाहें तो इतनी जल्दी नहीं बिकती है वो 12 महीने के अंदर अंदर इमीडिएट कैश कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये एसेट्स हो गए। इसके बाद आ जाओ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी इसी तरह, लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज
करंट लायबिलिटीज। बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज और एसेट क्या होती है? जो एसेट्स हुई थी, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है? एसेट्स हमारी चीज कि हमारे पास है क्या, तो उसको बोलते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज जो हमने लोगों का देना है, उधार जो हमने लोगों से लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो करंट लायबिलिटीज जिनको 12 महीने के अंदर अंदर हमें वापस करना है। तो इसका एग्जांपल क्या है? और ये नॉन करंट लायबिलिटीज जिनको हमने 12 महीने के अंदर अंदर वापस नहीं करना, बट हमने वापस करना है आफ्टर 1 ईयर। लाइक बैंक लोन लेते हो, बैंक लोन, ये आपकी लायबिलिटीज आ गई। इसी तरह और आगे आ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन्स लिए होते हैं, डिबेंचर्स लिए होते हैं, उनको बोलते हैं। और ये करंट लायबिलिटीज में आप अभी बैंक लोन ही याद रखो, डिबेंचर्स आगे +2 का टर्म है तो वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। करंट लायबिलिटीज जो हमने इसी साल वापस करनी है, लाइक ये क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार में चीजें ली होती हैं, तो उनको वापस करनी है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। वैसे भी आ रहा है टर्म, मैं अभी समझाने लगी हूँ उसका। लायबिलिटी समझ आया? लायबिलिटीज क्या हुई कि जो हमने बिजनेस ने उधार लिया हुआ है, जो हमने वापस करना है। इनके साथ एक टर्म और आती है कैपिटल, वो मैं ऊपर लिखना भूल गई हूँ, फिर भी देख लो, यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में क्या होता है? कैपिटल मतलब आपने अपने पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं। कैपिटल क्या हुआ कि अपने पैसे आपने बिजनेस में कितने इन्वेस्ट किए हैं। अब एक बिजनेस शुरू करते हो, आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया आप खुद लगाते हो, 2-3 लाख रुपया आप मार्केट से उठाते हो। मार्केट से उठाने वाला क्या हो गया? लायबिलिटी। जो आपने खुद के पैसे लगाए वो कितने हो गए? आपके कैपिटल। तो ये सारा मिला के आपका क्या बना? एसेट्स इज इक्वल टू, एक इक्वेशन बनी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब आपने अपने पैसे लगाए, मार्केट से पैसे उठाए। जैसे सपोज 1 लाख अपना लगाया, 2 लाख आपने मार्केट से उठाया, तो इसकी आपने क्या खरीदा? एसेट्स खरीदी, कुछ अपने लिए फिक्स एसेट्स खरीदी। 3 लैक्स आपके बन गए टोटल। 3 लैक्स में आपने इसमें से कुछ आगे सामान बेचने के लिए खरीदा, ठीक है, वो करंट एसेट्स में गिने जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ अपने बिजनेस को फ्लोरिश करने के लिए कोई डेकोरेशन की है, अपनी दुकान की, फर्नीचर लगाया है, फिक्सचर लगाया है, बिल्डिंग का किराया दिया, वो सारा एसेट्स में से दोगे, एसेट में गिना जाएगा, ठीक है। तो आपके खुद के पैसे क्या लगे थे? 1 लाख, और बाजार से उठाए 2 लाख, तो ये दोनों मिला के जितने पैसे लगे वो आपने अपने बिजनेस में लगाए हैं, चाहे फिक्स में लगाए हैं या चाहे करंट में लगाए हैं। क्लियर हुआ? ये इक्वेशन दिमाग में रखनी है, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और साथ में ही वर्ड परचेजेस साथ में कर लेते हैं, परचेजेस, ठीक है। परचेजेस पहले करते हैं, फिर क्रेडिटर्स करते हैं। परचेजेस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, अगर आपने अपनी शॉप में कुछ बेचने के लिए चीज खरीदी है तो उसको वर्ड बोलेंगे परचेजेस। लेकिन अगर आपने फर्नीचर लगाने के लिए खरीदा है, जो यूज करना है आपने बिजनेस, उसको वर्ड हम परचेजेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक क्लोथ शॉप है, क्लोथ शॉप क्या करती है कि अगर एक क्लोथ शॉप ने अगर क्लोथ खरीदा, क्लोथ परचेज किया, जैसे आपने थान खरीदा, उसको आपने आगे कट पीस कर करके लोगों को बेच रहे हो, तो क्लोथ जो खरीदा है वो उसको वर्ड हम परचेजेस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर फर्नीचर उसने खरीदा है, फर्नीचर तो यूज करने के लिए खरीदा है, तो वो वर्ड परचेजेस नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर शॉप अगर फर्नीचर खरीदती है तो वो बेचने के लिए खरीद रही है ना, तो उस केस में वो फर्नीचर वर्ड परचेजेस यूज किया जाएगा। लेकिन क्लोथ शॉप में वो फर्नीचर परचेजेस वर्ड यूज नहीं होगा, उसके लिए फर्नीचर वर्ड ही लिखोगे, ठीक है। क्लियर हुआ? और परचेजेस जो होती हैं वो आपके 2 तरह की होती है।
एक होती है कैश परचेजेस और एक होती है क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, जब आपने कैश दे के खरीदा अपना जो ट्रेड करने के लिए सामान, तो वो उसको कैश दे के खरीदा तो कैश परचेज। लेकिन अगर आपने क्रेडिट परचेजेस की हैं, मतलब उनको कहा है कि हम आपको हफ्ते बाद महीने बाद पैसे दे देंगे, ठीक है, तो वो हो गए क्रेडिट परचेजेस। तो जिससे खरीदा है वो क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, कैश परचेजेस के लिए हम जो वर्ड्स है कैश यूज करते हैं, क्रेडिट परचेजेस के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, क्रेडिटर्स। जो हमारे लेनदार है, क्रेडिटर्स को क्या बोल सकते हैं, लेनदार। ठीक है, जो जिन्होंने हमसे बाद में पैसे लेने हैं तो उनको क्रेडिटर्स बोलेंगे। क्लियर हुआ। इसी तरह टर्म आ जाती है डेटर्स और सेल्स। सेम है, बस उसमें अब ये डेटर्स और सेल्स। डेप्टर्स, वर्ड डेटर्स बोलते हैं, लिखने में डेप्टर्स आता है, और सेल। अब सेल का पहले वर्ड समझो कि सेल, जैसे मैंने क्लोथ शॉप का एग्जांपल दिया आपको कि अगर क्लोथ्स बेचते हो, ठीक है, क्लोथ्स खरीदे थे, ट्रेड किसमें कर रहे हो, जिस चीज में ट्रेड कर रहे हो ना बेटा, ट्रेड कर रहे हो जिसमें, उसकी चीजें बेचते हो और खरीदते हो, उसको सेल परचेजेस कहना, अदरवाइज किसी और चीज को नहीं कहना। सपोज करो अब क्लोथ शॉप में, क्लोथ शॉप है तो क्लोथ्स बेच रहे हो, तो क्लोथ्स बेचोगे तो वर्ड सेल्स लिखोगे। लेकिन आपने अपना पुराना फर्नीचर बेच दिया, ठीक है, या आपके पास एक्टिवा थी वो बेच दी, तो वो वर्ड, वो फर्नीचर या कंप्यूटर था वो कंप्यूटर बेच दिया, तो उसको कंप्यूटर यूज करेंगे सेल के वक्त, सेल वर्ड ही यूज करेंगे। लेकिन क्लोथ बेच रहे हो तो वर्ड सेल्स यूज होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेच दिया, पुराना कंप्यूटर था, पुराना फर्नीचर था वो बेच दिया, तो उसके लिए वर्ड सेल्स नहीं यूज करोगे। सेल्स वर्ड किसके लिए यूज करोगे, जब आप जिस चीज में ट्रेड कर रहे हो उसकी सेल करते हो। तो सेल्स भी अब ऐसे आ जाती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अगर आप किसी को कैश में सेल करते हो तो आया क्या, कैश, गया क्या, गुड्स गए, तो कैश सेल्स लिखनी है। लेकिन अगर क्रेडिट में सेल्स करते हो तो वो जो बंदा है जिससे हमने क्रेडिट में बेचा है उसको क्या बोलेंगे, डेप्टर, डेटर्स। ठीक है, ये हमारा कौन हो गया, देनदार। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, डेटर्स। अब ये दोनों टर्म्स भी हो गई। इसके बाद आती है एक्सपेंसेस। अब क्या है, एक्सपेंसेस, आप खर्चे भी करते हो। एक शॉप है, उसके अंदर जब चीजें आती है, सपोज करो आपने क्लोथ बेचने के लिए आया, आप क्या करते हो, उसकी शर्ट्स बनाते हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो फिर पैकिंग भी करते हो या एडवर्टीजमेंट करते हो। ये सब चीजें कहाँ आ जाती है, आपने अपने यहाँ पे एम्प्लॉय रखा, एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो वो चीजें, या ट्रांसपोर्ट, आपके जो गोडाउन में माल पड़ा है वहां से शॉप पे लेकर आना, या कहीं पे भी भेजना आपने किसी कस्टमर को, तो वो सारी चीजें क्या आ जाती है, वर्ड एक्सपेंसेस। जितने खर्चे किए तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, ठीक है, वेजेस एक्सेट्रा, या किसी को कमीशन दी, इंटरेस्ट दिया। अब सैलरी और वेजेस में क्या फर्क होता है भाई, सैलरी भी मतलब होता है कि किसी को आपने अपने एम्प्लॉय को पैसे देने, वेजेस भी होता है एम्प्लॉय को पैसे देने। पर फर्क क्या है, अगर आप किसी को मजदूरी कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है ना जो लेबर, तो उसको लेबर को पैसे देते हो तो वर्ड बोलते हैं वेजेस। लेकिन अगर कोई आपकी शॉप पे काम कर रहा है और उसको पैसे देते हो तो उसको बोलते हैं सैलरी। मतलब समझ लो कि ये हो गया ना, सोफिस्टिकेटेड एक लेवल का एम्प्लॉय है, उसको जो दे रहे हो वो सैलरी, मैनेजर को दे रहे हो या सेल्समैन को दे रहे हो। तो अगर लेबर को दे रहे हो तो वर्ड क्या आ जाएगा, वेजेस। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंसेस के साथ ही हम इनकम कवर करते हैं। इनकम का मतलब क्या होता है कि पैसे आए, इनकम और प्रॉफिट, इनकम और प्रॉफिट, इसमें क्या डिफरेंस है। इनकम का मतलब होता है कि आपने ना कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल की, ठीक है, वहां आपको प्रॉफिट हुआ तो वर्ड बोल देंगे इनकम।
जो भी प्रॉफिट आपको कैपिटल गेन जो होता है ना उसको इनकम बोलते हैं। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मतलब क्या होता है, जब आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की तो आपको पैसे आए, इनकम हो गई। लेकिन अगर आपने जिसमें ट्रेड कर रहे हो उसमें आपको फायदा हुआ, आपने 100 रुपए की चीज खरीदी थी और उसको अपनी पैकिंग वगैरह लगा के खर्चा किया 10 रुपए का और उसको 150 की बेच दी, तो 100 की चीज आई, ये सीपी आ गया, प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस लिखते हो, एक्सपेंसेस आ गए उसके 10 रुपीज, तो बचा कितना आपको टोटल सीपी, ये टोटल सीपी कितनी हो गई 110। तो आपको अब ये आप प्रॉफिट क्या हो गया, ये तो लोअर क्लासेस में भी किया होगा, टोटल एसपी माइनस, टोटल वर्ड भी लिखती हूँ एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी अगर 150 का चीज बेची है और 110 आपको पड़े तो प्रॉफिट कितना हो गया 40। जो ट्रेड करते हो उसमें आपको प्रॉफिट होता है तो उसको वर्ड बोलते हैं, जो ट्रेड करते हैं उसमें फायदा होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। लेकिन अगर आप अपनी बिल्डिंग बेच रहे हो, कोई और भी तो चीजें होती है ना, खाली बिजनेस ही तो नहीं बंदा कर रहा होता, और भी चीजें कर रहा होता है, तो इनकम किसको बोलेंगे, कुछ और चीज बेच रहे होंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे इनकम, कैपिटल गेन होगा। और इसी तरह अगर आपको लॉस हो जाए, मतलब आपने सीपी ज्यादा की है, सीपी आपकी आ जाए 150 और एसपी आ जाए 110, तो लॉस हो जाएगा। मतलब अगर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो प्रॉफिट, लेकिन अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो लॉस, ठीक है। ये अब आपका लॉस आ गया 40, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद है स्टॉक। देखो बेटा, एक सैलरी पर्सन होता है, उसको पूछो आपकी इनकम क्या है भाई, तो वो तो बोलेगा भाई मुझे 10,000 एक महीने का मिलता है, 12 महीने का हो गया 1,20,000, तो मेरी इनकम ये है। लेकिन एक बिजनेसमैन से पूछो कि आपकी इनकम क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करेगा। वो 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड होता है, एक हमने करना है अकाउंटिंग पीरियड, ये अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो एक साल बाद वो अपने अकाउंट्स क्लोज करता है, रोज कुछ खरीदता है कुछ बेचता है, वो लिखी जाता है, एक जगह पे लिखी जाता है। तो लास्ट में 31 मार्च को सारी कैलकुलेशन करता है, भाई मैंने कितना खरीदा कितना बेचा, मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो अपना जितना भी वो स्टॉक लास्ट में उसके पास बचा होता है 31 मार्च को, 31 मार्च को जो बचा होता है उसको बोलता है क्लोजिंग स्टॉक, या और बोल देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और यही चीज जब 1 अप्रैल को अगले साल लेकर आता है, पिछले साल का उठा के आगे लेकर आता है, मतलब पिछले साल की बुक्स क्लोज की, क्लोजिंग स्टॉक था, वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए, जैसे ये 225, ये जो था ये 1 अप्रैल 2024 से चला था साल। अब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलना है। तो ये 31 मार्च को ये जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 1 अप्रैल को क्या बन गया, अगले दिन ही अगले साल के लिए क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री। तो समझ आई टर्म कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या फर्क है, कि पिछले साल क्लोज किया, मेरे पास इतना स्टॉक है, इतना खरीदा था, इतना बेचा था, अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालने के लिए अकाउंटिंग पीरियड में किया, तो वो आपका हो गया, प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन 31 मार्च को जो क्लोज किया था स्टॉक बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। और वही अगले साल उठा के लेकर आ रहे हैं कि भाई पिछले साल का इतना स्टॉक है, अब इस साल मैं और खरीदूंगा और बेचूंगा, तो इस साल का स्टार्टिंग में जो आया वो क्या बोलेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक, ठीक है।
अब लास्ट है आपकी बैड डेट्स। बैड डेट्स पता क्या होता है, हमने डेटर्स कई कई लोगों से हमने पैसे लेने हैं, कईयों को देने हैं, है ना। तो जो जिनको देने हैं उनको क्रेडिटर्स बोल दिया। अब जिनसे लेने हैं, सपोज करो मैंने मार्केट से 1 लाख रुपया लेना है, तो कई लोग होते हैं जो भाग जाते हैं, नहीं देते पैसे। तो वो अकाउंट उनको कहाँ डाले, किस अकाउंट में डाले, अपने अकाउंट्स में तो क्लियर करना है ना। उन्होंने पैसे नहीं दिए, सपोज करो मुझे 80,000 मुझे रिकवर हुआ, 20,000 वाले लोग जो थे वो मेरे पैसे लेके भाग गए, या बिजनेस छोड़ दिया, या कहीं दूसरे शहर चले गए, कुछ भी हुआ, उन्होंने पैसे वापस नहीं किए। तो ये मैंने अपने अकाउंट्स में तो शो करना है ना। कहाँ कहाँ करेंगे, बैड डेट्स, ठीक है। इसका एक पूरा चैप्टर है बैड डेट्स, प्रोविजन। फिर इसके लिए हमें प्रोविजन बनानी पड़ती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कि हमें डाउट होता है कि ये डेट्स नहीं आएंगे, तो उनको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जैसे गुल्लक लगा देते हैं कि ये पैसे भी रख रही है उन लोगों, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो इफेक्ट ना करे, उन लोगों के लिए रख दिए जो पैसे लेकर भाग जाएंगे, ठीक है ना। ये साथ में हमें कंक्लूजन लेके चलना पड़ता है। एक चीज रह गई है, ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या होती है, ड्रॉइंग्स होती है बेटा, अब इतना बिजनेस आप कर रहे हो तो अपने घर खर्चे के लिए पैसे निकालोगे। तो घर खर्चे के लिए जो पैसे निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। घर खर्च के लिए पैसे निकाल रहे हो तो उसको बोलेंगे वर्ड ड्रॉइंग्स। क्लियर हुआ? आई थिंक सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बेटा आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।